जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ हमने कल से रीजनिंग की शुरुआत की थी, तो आपका रीजनिंग जो है सिलेबस डिस्कशन का आपको वीडियो मिला होगा। आप उससे पढ़िए और उसको जो सिलेबस है लिख लीजिए। उसके बाद आगे उसमें डाइस पढ़ाएंगे। तो आइए आज से फिर इतिहास काफी दिन से रुका हुआ था, इतिहास की क्लास फिर से शुरू करते हैं हम लोग खिलजी वंश से। हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया था, तो अब आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश, जो दूसरा वंश है, दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश है। थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन करवा दें कि जो खिलजी वंश से पहले जो हम लोग गुलाम वंश को पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़ा था लास्ट में जो थे नाबालिग जो थे वहाँ के शासक, उनका नाम था क्यूमर्स। तो क्यूमर्स की संरक्षक के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को रखा गया था, और वो नाबालिग ही था तो उसके संरक्षक के लिए रखा गया था। तो उसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज जो है खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी, क्यूमर्स की हत्या कर दी थी 3 माह के बाद। जब उसे राजा बनाया गया दिल्ली का क्यूमर्स को, तो उसके 3 महीने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और उसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में। दूसरा है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। खिलजी वंश, इनके शासन काल को देख लेते हैं। समय इनका क्या रहा, खिलजी वंश का समय समय था 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के जो शासन काल का समय रहा था वो 1290 से 1320 तक रहा। अब देखते हैं इसका नाम खिलजी वंश क्यों पड़ा। खिलजी वंश इसलिए पड़ा, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वह अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी है, अफगानिस्तान में हेलमंद नदी है। कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में है हेलमंद नदी, अफगानिस्तान में। इसके जो क्षेत्र के, जो हेलमंद नदी के क्षेत्र के लोग आसपास के, उसे खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था इससे संबंधित था, इस क्षेत्र से संबंधित था, इसलिए इसे खिलजी वंश का नाम दिया गया। और देखते हैं, और ये खिलजी वंश है, जब खिलजी वंश आया, जब जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की, तो उस क्या हुआ कि अब जो है दिल्ली का जो विस्तार बहुत बड़ा नहीं था। तो खिलजी वंश की जब शुरुआत हुई तो इन्होंने दिल्ली दक्षिण भारत में जो दक्षिण साइड है, उत्तर में दिल्ली है, जो दक्षिण साइड था, तो सुदूर दक्षिण तक विस्तार किया, सुदूर दक्षिण तक विस्तार किया। जातिवाद में कमी आई, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि विशिष्ट वर्ग के लोग ही शासन कर सकते हैं। खिलजी वंश ने ऐसा, जो खिलजी वंश के शासक रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि केवल विशिष्ट वर्ग के ही लोग शासन नहीं कर सकते हैं, और लोग भी शासन कर सकते हैं। ऐसा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब खिलजी वंश की स्थापना की, तो ऐसा माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं इनके शासन के क्रम के बारे में। जो शासन का क्रम है, कौन कौन से शासक आए कौन कौन से सन में, और उनके शासन करने के क्रम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शासन करने के क्रम को। शासन करने के क्रम को देखते हैं। पहला, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा, शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर। चौथा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या कुतुबुद्दीन अलग थे, जो गुलाम वंश में थे कुतुबुद्दीन अलग है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हैं। पांचवा जगह नहीं, इसलिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। पांचवा,
नासिरुद्दीन 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 खिलजी पांचवा थे। पहला कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा, तीसरा शिहाबुद्दीन उमर और चौथा थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन ये अलग है और जो गुलाम वंश में थे वो अलग है। और उसके बाद लास्ट है नासिरुद्दीन खिलजी पांचवा और खिलजी वंश के अंतिम शासक रहे हैं नासिरुद्दीन खिलजी। अब इनके समय देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो समय था वो था 1290 से 1296 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो समय था 1290 से 1296 तक। और जो उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन, ये इनका था 1296 से 1316 तक। और फिर उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, ये 1316 में ही आए और 1316 में ही इनका शासन करने का शासन करने का इनका समय खत्म हो गया। फिर आए कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये थे 1316 से 1320 तक। फिर लास्ट में आए जो 1320 में नासिरुद्दीन खिलजी 1320 में। अब 1320 के आगे जब होगा तो तुगलक वंश, जब इनकी ये अंतिम शासक रहे हैं खिलजी वंश के नासिरुद्दीन खिलजी, तो 1320 में। अब इनके बाद आ जाएगा, फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश में चले जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं पहले इनके शासन करने का क्रम कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, शिहाबुद्दीन उमर 1316 से, केवल 1316 में ही ये रह गए। इनका शासन करने का जो समय था बहुत ही कम था शिहाबुद्दीन उमर का। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक रहे हैं। और जबकि लास्ट जो थे खिलजी वंश के नासिरुद्दीन खिलजी 1320 में ही इनका समाप्त हो गया। और उसके बाद अब आगे जब 1320 से आगे पढ़ेंगे तो हम लोग तुगलक वंश में चले जाएंगे। तुगलक वंश आगे पढ़ेंगे। तो अब इनके देख लेते हैं जलालुद्दीन फिरोज के बारे में, फिर अलाउद्दीन। अगर इसमें कोई अच्छा शासक रहा है जो चर्चित रहा है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अब इनके बारे में देखते हैं। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं, शुरू करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्रदराज शासक रहे हैं। इनका ऐसा माना जाता है कि 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने शासक बने दिल्ली के। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका समय क्या था? शासन करने का समय 1290 से 1296 तक। समय क्या था? 1290 से 1296 तक। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्रदराज शासक अगर कोई रहा है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इन्होंने 70 वर्ष में 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में राजा बने। कहा? दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक बने 70 वर्ष की आयु में, सबसे उम्रदराज शासक पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली सल्तनत में उम्रदराज। और इन्होंने उपाधि धारण की 1290 में। 1290 में उपाधि धारण की। उपाधि कहाँ धारण की? किलोखरी। किलोखरी नामक स्थान, जिसे कीलूगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। कीलूगढ़ी, कीलूगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। किलोखरी 1290 में किलोखरी नामक स्थान पे इन्होंने अपनी उपाधि धारण की और सबसे उम्रदराज नेता रहे हैं 70 वर्ष की आयु में। ये हिंदू के प्रति उदार थे। उनकी जो थे हिंदू के प्रति उदारता थी। हिंदू के प्रति उदारता थी। हिंदू के प्रति उदारता थी। इन्होंने उपाधि क्या धारण की? उपाधि सर ए जहां की उपाधि धारण की, जिसे उसका अर्थ होता है शाही अंगरक्षक। सर ए जहां, सर ए जहां, जिसका अर्थ होता है शाही अंगरक्षक। सर ए जहां की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ शाही अंगरक्षक। और क्या उपाधि धारण की? आरिज ए मुबालिक, जो दूसरा था आरिज ए मुमालिक।
आरिजे मुवालिक मुमालिक आरिजे मुवालिक इनका होता है सेना संबंधी, सेना से संबंधित। आरिज ए मुवालिक सेना से संबंधित, आरिज ए मुवालिक सेना से संबंधित, एक प्रकार से आप सेना मंत्री भी कर सकते हैं, सेना मंत्री, सेना से संबंधित होता है, आप सेना मंत्री भी कर सकते हैं आरिज ए मुवालिक। जबकि सर ए जहां शाही अंगरक्षक, इनका किलोखरी में जो उनका 70 वर्ष की आयु में सबसे उम्र राजनेता, 1290 में इन्होंने राज्याभिषेक किया, कहा किलोखरी, इनका राज्याभिषेक किलोखरी नामक स्थान जिसे किलोगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है 1290 में। और 70 वर्ष की आयु में इन्होंने राज्याभिषेक किया और सबसे उम्रदराज शासक थे पूरे दिल्ली सल्तनत में, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका समय क्या था? 1290 से 1296 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बस इतना ही पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दूसरा शासक रहे हैं खिलजी वंश के, खिलजी वंश के दूसरे शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनके समय को देख लेते हैं, इनके शासन करने का समय क्या था? समय 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का। तो अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली व गुरसास था। क्या बचपन का नाम? बचपन का नाम अली व गुरसास को, इनके बचपन का नाम अली व गुरसास था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इनका समय क्या था? 1296 से 1316 तक। इनके पिता का नाम, पिता का नाम शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन खिलजी था, शिहाबुद्दीन खिलजी। इनके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। इसने क्या उपाधि धारण की? उपाधि सानी, इसने सानी नामक उपाधि धारण की। सानी का अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। उपाधि धारण की सानी की, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। इनके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। इनके बचपन का नाम अली व गुरसास था। इनके शासन करने का समय जो था 1296 से 1316 तक। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बता दें आपको, यह जलालुद्दीन फिरोज का, जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का यह भतीजा और दामाद था, भतीजा एवं दामाद था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद एवं भतीजा था, दामाद एवं भतीजा था, दामाद एवं भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जीवन काल में, इसके समय में, शासन करने के समय में क्या क्या इसने व्यवस्था किया, क्या क्या बदलाव लाया, इन सब चीज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कुल इसके शासक करने में 1296 से 1316 के बीच, 1296 से 1316 के बीच में इन्होंने कुल 8 प्रकार की व्यवस्थाएं की। अब देखते हैं पहले कौन कौन सा। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य, पहले इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दूसरा, इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया, राजत्व का सिद्धांत। तीसरा, कर व्यवस्था,
एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। पहले 8 पॉइंट है, आप पॉइंट को 8 को लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था हो गया। सैनिक सुधार, सैनिक सुधार। मंत्री संबंधित, मंत्री संबंधित। साम्राज्य विस्तार, इसने कहां कहां तक साम्राज्य अपना विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार। उसके बाद लास्ट पॉइंट है विद्रोह दबाने का प्रयास किया, विद्रोह दबाने का प्रयास, विद्रोह दबाने का प्रयास। अब एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। पहले मुख्य उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था, पहला उद्देश्य यह था द्वितीय सिकंदर बनना। जैसे सिकंदर के बारे में हम लोगों ने पिछला पढ़ा था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, वैसे भी इसने भी सपना देखा था कि हम द्वितीय सिकंदर बने, विश्व विजेता बने। इसमें क्या था, पहला पॉइंट ये चाहता था कि हम द्वितीय सिकंदर बने, द्वितीय सिकंदर बने, जिसके लिए इसने स्वानी की उपाधि धारण की थी। और दूसरा, यह नवीन धर्म का स्थापना, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, नवीन धर्म की स्थापना, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। अब आप आगे देखते हैं राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत ये है राजत्व सिद्धांत में कि यह स्वयं को खलीफा से स्वीकृति नहीं ली थी सुल्तान बनने के लिए। पहले ये होता था कि अगर आपको सुल्तान की उपाधि धारण करनी है तो आपको खलीफा से परमिशन लेना पड़ता था, इजाजत लेना पड़ता था। लेकिन इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने यह खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली, यह स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, खलीफा पद से स्वीकृति नहीं ली। यह इस्लाम धर्म के सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया, इसने खलीफा से सुल्तान पद के लिए स्वीकृति नहीं ली, और इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। और इसने क्या किया, निरंकुश राजा के रूप में, शासक के रूप में शासन किया, निरंकुश राजत्व। क्या है देख लेते हैं पॉइंट एक एक करके। खलीफा से स्वीकृति नहीं ली, सुल्तान के लिए खलीफा से स्वीकृति नहीं ली, स्वीकृति नहीं ली। दूसरा, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। तीसरा, निरंकुश शासक के रूप में शासन किया, शासक के रूप में शासन किया। अब आते हैं तीसरी, कर व्यवस्था के बारे में। मंगोलों से आक्रमण के बचने के लिए, अगर सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ था केवल अलाउद्दीन के समय में, जब ये शासक रहे हैं दिल्ली के अलाउद्दीन, तभी सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो आंसर ये होगा, सबसे ज्यादा जो है आक्रमण हुआ था किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने कर की वृद्धि कर दी। कर में क्या कर दी, वृद्धि, कर में वृद्धि कर दी। और वृद्धि क्यों की थी, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार बनाने के लिए। जब धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से लेते थे, जो लगान के माध्यम से जो कर वसूलते थे, तो वो इसी में क्या कहने, कर में वृद्धि कर दी। कर में कितनी वृद्धि की, 1/2, आधा कर दिया, 1/2। ये क्या किया, किसानों से 1/2 कर लेने लगा। और क्या किया इसने, गृह कर, मतलब घर, गृह जो है घर, जो घर रहने के लिए दे देते थे, उससे भी यह क्या किया, कर वसूलना शुरू किया, गृह कर। और जैसे
पशु मवेशी वगैरह जो चराते थे उससे भी इसने वसूलना शुरू कर दिया। चराई कर, क्या किया, पशु जो वगैरह चराते थे चराई कर भी वसूलना शुरू कर दिया। गृह कर, जहाँ लोग रहते थे घर बनाकर, उसका भी कर वसूलने लगा। कर में वृद्धि कितना कर दिया, 1/2। लगान में जो आता है, जो आती है लगान, जो जैसे आप खेत देते हैं ना, पहले राजा लोग दे देते थे आप खेती करिए, जो आता है उससे हमें 1/2। पहले इतना नहीं था, पहले इससे कम था, लेकिन इसने क्या किया, आधा कर दिया, 1/2। 1/2 कर में वृद्धि कर दी। और गृह कर, चराई कर, ये औथा करने लगा। और भूमि पैमाइश, एग्जाम में ये भी आता है कि भूमि पैमाइश की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन ने की थी। इसने भूमि पैमाइश की शुरुआत की। भूमि पैमाइश का मतलब ये है कि जैसे अगर हम आपको 1 बीघा जमीन दे रहे हैं तो उसका माप तौल होगा, हमने आपके कितना दिया है, कितने बाई कितने का है, उसके अनुसार कर वसूलेंगे। उसका हमें 1/2 आधा चाहिए। तो इसने क्या किया कि वैसे होता था एक अंदाज के रूप में दे देते थे कि आप इतना ले जाइए, आप खेती करिए, जो होता है उसका हमें 1/2 आधा दे दीजिए। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसको लगा अलाउद्दीन को कि हमें इसमें नुकसान है, तो इसने क्या किया, इसने भूमि पैमाइश की शुरुआत की। और पैमाइश के अनुसार आपको माप के देता था, उससे 1/2 कर लेता था। तो अलाउद्दीन भूमि पैमाइश की शुरुआत की, क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो क्या क्या, भूमि पैमाइश की शुरुआत, भूमि पैमाइश की शुरुआत की। भूमि पैमाइश की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो भूमि पैमाइश की शुरुआत की, इसने क्या किया, राजस्व अधिकारी की, अब जैसे अगर भूमि पैमाइश है, आप उसमें भूमि के नापने के लिए उसका, इसके लिए कुछ न कोई तो व्यक्ति होगा, तो इसके लिए इसने अधिकारी नियुक्त की, राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। क्या किया, राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। इसे मुस्तखराज कहा गया। मुस्तखराज, क्या कहा गया, मुस्तखराज। जो भूमि पैमाइश के लिए इसने राजस्व अधिकारी नियुक्ति की और कर वसूलने के लिए जो राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की, उसे मुस्तखराज कहा जाता था, मुस्तखराज। अब आगे बढ़ते हैं। कर व्यवस्था हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाजार व्यवस्था के बारे में। बाजार व्यवस्था, इसने क्या किया, एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली मतलब यह है कि कोई दाम फिक्स कर दिया जाए कि ये चीज इतने में मिलेगा, उसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और माप तौल में जो बेईमानी होती थी उसे भी रोका। माप तौल में जो बेईमानी होती थी उसे भी रोका। माप तौल में जो बेईमानी होती थी उसे भी रोका। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और क्या किया, इसने 4 प्रकार के बाजार की व्यवस्था की, बाजार को बनाया। 4 प्रकार के बाजार, अब देखते हैं कौन कौन से। पहला, निर्मित वस्तु बाजार। दूसरा, विनिमय वस्तु बाजार। निर्मित वस्तु बाजार, विनिमय वस्तु बाजार, खाद्यान्न बाजार। इसके बाद चौथा है गुलाम पशु बाजार। इसने 4 प्रकार की बाजार की व्यवस्था की, निर्मित वस्तु बाजार, विनिमय वस्तु बाजार, खाद्यान्न बाजार और गुलाम पशु बाजार। अब आप समझाते हैं एक चीज। निर्मित वस्तु बाजार, जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, बनाने के बाद आप कहाँ बेचेंगे, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई, जिसे नाम दिया गया निर्मित वस्तु बाजार। दूसरा, विनिमय वस्तु बाजार, वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन होता था, जो है जैसे विनिमय वस्तु का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास चावल ज्यादा हो गया है, हमारे पास गेहूं ज्यादा हो गया, हम आपको गेहूं देके आपसे चावल ले लें, तो वस्तु के बदले वस्तु एक तरह से विनिमय वस्तु बाजार कहलाता है। तो ये विनिमय वस्तु बाजार की एक अलग व्यवस्था कर दी गई। आपके पास कोई चीजें, कोई खाद्यान्न या कोई वस्तु ज्यादा हो जाती है, तो आप देकर उसके बदले में कोई दूसरा सामान जो आपको आवश्यकता की है ले सकते हैं, इसलिए इसने विनिमय वस्तु बाजार। और उसके बाद जो निर्मित, आपने कोई
सामान या कोई चीजें बनाई या कोई वस्तु बनाया तो आप ले जाके कहाँ बेचेंगे, इसलिए निर्मित वस्तु बाजार की व्यवस्था की। खाद्यान्न बाजार मतलब फसल वगैरह जो होते थे उसके उसके लेन देन के लिए एक खाद्यान्न बाजार अलग से बनाया गया। उसके बाद गुलाम पशु बाजार, जैसे जो पशु रखते थे उसके लिए एक अलग पशु बाजार की व्यवस्था कर दी। गुलाम पशु जो आप पशु रखते थे, गाय भैंस वगैरह मवेशी वगैरह जो सब चीजें हैं उन सब के लिए एक गुलाम पशु बाजार अलग थे। तो इसने 4 प्रकार की व्यवस्था की बाजार के लिए। और क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की और उसके बाद माप तौल में जो बेईमानी होते है उसे रोका अलाउद्दीन ने। अब चलते हैं अगला, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं। सैनिक सुधार, सैनिक सुधार के बारे में देखते हैं। इसने क्या किया, पहले ऐसा होता था कि सेना को नगद वेतन न देकर के, सेना को नगद वेतन न देकर के उन्हें भूमि दिया जाता था। भूमि दे देते थे तो उससे जो उनका अनाज उत्पन्न होता, जो बेचते थे वो उनका वेतन होता था। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया, कैश के रूप में देना शुरू किया। नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया सैनिकों को। इन्होंने कहा कि हम नगद वेतन देंगे। और क्या किया, इसने अस्थाई सेना की गठन की। पहले ये होता था कि जैसे कभी युद्ध कहीं होने वाला है तो ये क्या करते थे, सैनिकों की भर्ती करते थे और जैसे युद्ध खत्म हो जाता था सैनिकों को छुट्टी कर देते। तो इनके क्या था, पेमेंट नहीं देना पड़ता था, वेतन नहीं देना पड़ता था। तो उससे सैनिक इधर उधर हो जाते थे। लेकिन इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण इसके शासनकाल में भी ज्यादा हुआ था, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है, युद्ध लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो इसने क्या किया कि नगद वेतन दिया ताकि सेना में भर्ती ज्यादा लोग हों। और उसके बाद अस्थायी सेना का, युद्ध हो या ना हो आपको नगद वेतन दिया जाएगा। इसने क्या किया, अस्थायी सेना की गठन की, अस्थायी सेना की गठन की, अस्थायी सेना की गठन की। और क्या किया, इसने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा। हुलिया लिखने की प्रथा मतलब यह है कि उसका हाइट क्या है, उसकी लंबाई मतलब क्या है, किस प्रकार का है, काला रंग, गोरा रंग कैसा है, ताकि पहचान में आ सके कि ये हमारी सेना है। इसलिए इसने क्या किया, हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। और क्या किया, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। इसने हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन आता है कि घोड़ा दागने की प्रथा या हुलिया लिखने की प्रथा या फिर अस्थायी सेना की गठन या नगद वेतन देने की व्यवस्था या शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन ने किया। आगे बढ़ते हैं, यह हो गया सैनिक सुधार। अब मंत्री संबंधित, अगला पढ़ेंगे हम लोग मंत्री संबंधित, मंत्री संबंधित पढ़ेंगे। अब देखिए, इसने 4 प्रकार के मंत्रियों को एक अलग अलग व्यवस्था किया। कहा है हम 4 प्रकार के मंत्री रखेंगे। अब देखिए कैसे डिवाइड किया मंत्रियों के। चार प्रकार के मंत्री की नियुक्ति की। पहला दीवान, दीवान ए वजारत। पहला क्या था, दीवान ए वजारत। इनका क्या काम था, ये शाही सेनाओं की रक्षा एवं दीवान ए वजारत शाही सेनाओं की रक्षा के लिए रखे गए। शाही सेनाओं की, शाही सेनाओं की रक्षा संबंधित सभी काम देखते थे। दीवान ए वजारत, शाही सेनाओं की रक्षा से संबंधित सभी कार्य कौन देखते थे, दीवान ए वजारत। पहला, और ये क्या करते थे, वित्त संबंधित। दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत का क्या काम था, शाही सेनाओं की रक्षा संबंधित एवं वित्त संबंधित ये कार्यभार देखते थे कौन, दीवान ए वजारत। और दूसरा दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज
पहला दीवान वजारत हो गया, शाही सेनाओं की रक्षा और वित्त संबंधित कार्य देखते थे। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज ये था, ये जो सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का वेतन देना, सैनिकों के साथ सज्जा और जब युद्ध होता था तो वहां युद्ध में जाना, इनका कार्य था। दीवान अर्ज जो ये मंत्री होते थे, दीवान अर्ज, इनका काम क्या था? सैनिक संबंधित। सैनिक संबंधित मतलब जैसे सैनिक संबंधित क्या है? इनका साथ सज्जा, वेतन, साथ सज्जा, वेतन, और इनके सेना में जो भी भर्ती या निकालना हुआ या भर्ती होना हुआ, ये सब चीजें कौन देखता था? दीवान अर्ज। और जब युद्ध के समय सेना के साथ युद्ध में जाना, युद्ध के समय सेना के साथ युद्ध में जाना, साथ सज्जा, वेतन, भर्ती, युद्ध के समय में युद्ध में जाना, युद्ध को देखना, वहां क्या चल रहा है, कैसे, ये सब क्या था? ये दीवान अर्ज मंत्री जो थे उनके ये अंतर्गत ही आता था। तीसरा क्या है? दीवान हिंसा। दीवान हिंसा, दीवान हिंसा का ये काम था, ये पत्र व्यवहार करते थे, पत्र व्यवहार करते थे एक दूसरे राज्य से, वहां से क्या सूचना है, यहाँ से क्या सूचना भेजना है, ये पत्र व्यवहार करते थे। और पत्र का क्या प्रारूप हो, किस माध्यम से, किस तरीके से पत्र को भेजा जाए, तो ये सब चीजें क्या देते थे? पत्र व्यवहार में पत्र का प्रारूप तैयार करना, पत्र व्यवहार एवं पत्र का प्रारूप तैयार करना, पत्र का प्रारूप तैयार करना। चौथा क्या था? चौथा था दीवान रसालत। चौथा दीवान रसालत, इनका क्या था? कूटनीतिक पत्र व्यवहार करना, विदेशों से, विदेश एवं कूटनीतिक पत्र व्यवहार करना, विदेशों से जो पत्र व्यवहार, विदेशों पत्र व्यवहार एवं कूटनीति पत्र व्यवहार करना, कूटनीति पत्र व्यवहार करना। तो इसमें 4 प्रकार के मंत्री रखे हुए थे, दीवान वजारत और दीवान अर्ज, दीवान हिंसा और दीवान रसालत। तो दीवान रसालत विदेशों से पत्र व्यवहार करना, कूटनीति पत्र व्यवहार करना। ये कौन था? दीवान रसालत। दीवान हिंसा का काम था पत्र व्यवहार करना एक दूसरे राज्य से, और उसके बाद पत्रों का प्रारूप तैयार करना, पत्रों का क्या प्रारूप होगा। जबकि दीवान अर्ज का काम था सैनिक साथ सज्जा, वेतन, भर्ती, युद्ध के समय युद्ध में जाना, ये सब चीजें दीवान अर्ज। जबकि दीवान वजारत जो है ये शाही सेनाओं की रक्षा तथा वित्त संबंधित सभी सूचनाएं, सभी का विवरण ये रखते थे दीवान वजारत। ये मंत्रियों के, इन्होंने 4 प्रकार के मंत्रियों को बांट दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के बारे में देख लेते हैं। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि में इनका जो है साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। कौन? अलाउद्दीन ने। क्या? कहाँ कहाँ? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि तक इन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। और क्या है कि पहले, और इन्होंने एक हजारी दिनारी के नाम से, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हजार दिनारी। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है?
मलिक काफूर सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन का एक सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था। और इसे 1000 दिनार में खरीदा किसने था? नुसरत खान नाम था। नुसरत खान। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसे 1000 दिनारी इसलिए कहता क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर का। और उसका जो साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ तक किया था? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि तक। और इसके बाद यह हो गया 1000 दिनारी नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। और जब दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी तो उसमें जो सेनापति थे मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। और किसने खरीदा था? नुसरत खान ने खरीदा था। और आगे देखते हैं। एक 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पद्मावत पुस्तक थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में रचित एक पद्मावत पुस्तक थी, जिसमें ये इस घटना का विवरण दिया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह राजा चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहता था। ऐसा घटना कहाँ मिलता है? 1540 में रचित मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में। कौन? चित्तौड़ के राजा थे कौन? रतन सिंह। चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। उनकी पत्नी को अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहता था। ये घटना कहाँ मिलती है? 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पुस्तक जिसका नाम है पद्मावत में यह घटना मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक इनका सेनापति था जफर खान, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जफर खान। वह मंगोलों से आक्रमण करते हुए ही युद्ध में मारा गया था। मंगोलों से आक्रमण करते समय जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो युद्ध में ही मारा गया था। और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साम्राज्य विस्तार संबंधित 7वां पॉइंट। 8वां देखते हैं। विद्रोह दबाने का प्रयास। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह दबाने का प्रयास किया। अब देखते हैं इनके बारे में क्या है विद्रोह दबाने का प्रयास। इसने क्या किया कि जो गरीब व्यक्ति है उसे निर्धन बना दिया जाए। इसका ये सोचना था कि अगर गरीब व्यक्ति को निर्धन बना दिया जाएगा तो ये विद्रोह करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसने क्या किया कि गरीब व्यक्तियों को निर्धन बनाने की कोशिश की। कहा कि अगर ये लोग निर्धन रहेंगे तो विद्रोह करने के लायक नहीं रह जाएंगे। और क्या किया इसने? वेतन के रूप में और
जैसे ये होता ना वेतन के रूप में और पेंशन के रूप में, ये सब चीजें जो दिया हुआ था, इसने क्या किया, अपनी भूमि वापस ले ली। जैसे ये देता था पहले, ये व्यवस्था थी कि सेना को पहले वेतन के रूप में क्या मिलता था, भूमि मिलती थी। तो इसने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू किया। लेकिन जो उसके पहले भूमि दे दिया था, तो उसने क्या किया, उस भूमि को वापस ले ली। जो पेंशन के रूप में मिलता था उसे भी भूमि वापस ले ली। जब जो पेंशन के रूप में और वेतन के रूप में ये सब जो जमीन दिया हुआ था, उसे जब वापस ले लिया, तो वापस लेने के बाद क्या हुआ, इनके लिए खाने पीने के लिए कुछ रह नहीं गया, तो ये लोग विद्रोह करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसने क्या किया कि भूमि को वापस ले लिया, भूमि को वापस ले लिया। और क्या किया इसने, भांग जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि भांग जुआ 2-4 लोग 10 लोग जहाँ इकट्ठा होते थे, तो धीरे धीरे विद्रोह का रूप धारण करना शुरू कर देते थे। एक दूसरे के मन में विचार आता था विद्रोह करने का। तो क्या किया, भांग जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि एक जगह इकट्ठा लोग न हो। तो और क्या किया इसने, सरदार एवं अमीर एवं सरदारों के बीच, अमीर एवं सरदारों के बीच, अमीर एवं सरदारों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, विवाह पर प्रतिबंध। इसने क्या किया कि अमीर और जो सरदार थे उनके बीच जो विवाह चलता था उसे प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि अगर सरदार एवं अमीर के बीच अगर विवाह का जो चलता रहेगा, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक विद्रोह का रूप धारण कर लेंगे। तो इसलिए क्या किया इसने कहा, अमीर एवं जो सरदार हैं उनके बीचों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सोचता था ऐसा करने से कोई विद्रोह शुरू नहीं हो पाएगा। और आगे देखते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के एक नाबालिग बेटे था, उसका अलाउद्दीन खिलजी का एक नाबालिग बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी का एक नाबालिग बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम। इसने खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग बेटा था, कौन था, खिज्र खां। इन्हीं के नाम पर चित्तौड़ को खिजराबाद रख दिया। ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कितने पॉइंट थे हमने सब बताया। अब 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर खिलजी वंश में बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। देख लेते हैं 2 पॉइंट क्या है। मुबारक शाह खिलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुबारक शाह खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी का ऐसा मानना है, इतिहासकार बर्नी, कौन, बर्नी इतिहासकार थे। मुबारक शाह खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी ऐसा लिखते हैं कि कभी कभी मुबारक शाह खिलजी दरबार में नग्न अवस्था में आया करता था, नग्न अवस्था में, बिना वस्त्र के, नग्न अवस्था में आया करता है, नग्न अवस्था में या दरबार में आया करता था, ऐसा इतिहासकार बर्नी का कहना है, बिना वस्त्र धारण किए। और उसके बाद अब देखते हैं इसका जो खिलजी वंश का अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खिलजी। और अब हो ये जो है, इस तरह से हम लोग खिलजी वंश को समाप्त करते हैं। अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, अंतिम शासक नासिरुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल 1320 में ये शासक बनते हैं, 1320 में ही ये इनका शासनकाल खत्म हो जाता है। तो अब अगला जो हम लोग वंश पढ़ेंगे उसका नाम है तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो 1320 से आगे शुरुआत होगा तुगलक वंश। ये था हम लोग ने जो जितना भी पढ़ा, जितना पॉइंट था बताने लायक, जो इम्पोर्टेंट था, जो पढ़ने
के लायक था उसे हमने पढ़ा। अब आगे उसके बाद हम लोग अब अगले जब वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम शुरू करेंगे तुगलक वंश को। खिलजी वंश के बारे में हमने जितना बताया आप उतना पढ़िए, उससे बाहर से कहीं आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप उतना पढ़िए खिलजी वंश में। अब हम लोग अगला शुरू करेंगे जब अगले लेक्चर में, तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खिलजी, 1320 में ही ये शासक बनते हैं और 1320 में ही इनका शासनकाल खत्म हो जाता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, जो कुछ भी समझ में ना आए हम आपको बार बार कहते हैं आप कमेंट जरूर करिए और उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आप नोट्स बनाकर पढ़िए, आपका इतिहास की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। और उसके बाद हम अब उसके साथ साथ हमने रीजनिंग भी शुरू कर दिया है, आपको रीजनिंग और इतिहास की क्लास मिलते रहेंगे, नियमित रूप से मिलेंगे। आप उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको पढ़ने में जहाँ भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करिए, कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं तुगलक वंश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।